चलो देख लो, इसको लिख देता हूं मैं सीधे, विदेशी मूल, विदेशी नहीं, विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों की नागरिकता। विदेशी का मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो भारत का है परंतु रह बाहर रहा है, उसको अपन विदेशी ही कहेंगे, और उसके लिए नाम भी उपयोग में विदेशी उपयोग किया जाता है। पहले 3 बातें समझ लीजिए, ठीक है। विदेश में रहने वाले जो भारतीय नागरिक हैं वो कितने प्रकार में हो सकते हैं, देख लीजिए। विदेश के जो नागरिक हैं हमारे भारत के लिए वो कितने प्रकार के हो सकते हैं, देख लो। पहले एक व्यक्ति जिसको मैं कहता हूं NRI, मतलब NRI व्यक्ति, वो एक बातें डिटेल में समझ लीजिए इसकी। NRI का मतलब क्या है? ये वो व्यक्ति है जिसका जन्म, इसके मम्मी पापा, इसका पूरा खानदान जो होगा वो कहाँ का होगा, भारत का ही होगा, और इसके पास जो पासपोर्ट होगा वो कहाँ का होगा, भारत का ही होगा। पासपोर्ट कहाँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वर्ड है, भारत का पासपोर्ट होगा। ये कभी भी कहीं पे भी जाएगा तो इसका जो पासपोर्ट लगेगा वो कहाँ का पासपोर्ट लगेगा, भारत का ही पासपोर्ट लगेगा। अभी दुनिया में कहीं पे भी रह रहा हो, हमें उससे मतलब नहीं है, परंतु ये भारत के बाहर रह रहा है और साथ ही साथ इसके पास जो पासपोर्ट है वो कहाँ का है, भारत का है। ऐसे व्यक्ति को हम NRI इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वर्ष में लगभग 182 प्लस दिन से क्या रहते हैं, ये बाहर रहते हैं। मतलब ऐसा व्यक्ति जो भारत के अंदर 182, मतलब भारत के बाहर 182 दिन से ज़्यादा रहता है, वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, आपका NRI। NRI मतलब नॉन रेसिडेंशियल इंडियन पर्सन, मतलब कि ये कि वो व्यक्ति भारत का प्रवासी, मतलब प्रवासी व्यक्ति नहीं है, निवासी नहीं है। ऐसे व्यक्ति को कहते हैं अपन NRI। अब ये व्यक्ति हमारे भारत का नागरिक तो है, नागरिक तो है, NRI है मतलब क्या हुआ, पर नागरिक तो है, क्योंकि इसके पास पासपोर्ट भारत का है, तो सीधी सी बात है ID भी भारत की है, तभी तो पासपोर्ट मिला है। कोई बाहर का विदेशी व्यक्ति हमारे यहाँ पे अगर भारतीय पासपोर्ट लेगा तो सबसे पहले उसके पास कंडीशन है कि उसको भारत की नागरिकता लेना पड़ेगा, तो ही तो भारत का पासपोर्ट मिलेगा। तो NRI की विशेष बात ऐसी है कि ये वो व्यक्ति है जो वर्ष में 182 दिन से ज़्यादा बाहर रहता है, भारत में नहीं रहता है, भारत का पासपोर्ट उपयोग करता है। अब ऐसे कौन व्यक्ति हो सकते हैं, मान के चलो ये व्यापार करने के लिए ये बाहर जा रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है इसका। अब जब ये बाहर जाएगा तो लगभग 8-8, 10-10 महीने इसका काम है बाहर रहने का। अब ये बाहर जाता है तो आता ही नहीं है, बाहर जाता है तो आता ही नहीं है, तो ये 186 महीने से ज़्यादा तुम बाहर रह रहे हो। कोई व्यक्ति व्यापार के लिए जा सकता है, कोई व्यक्ति शिक्षा के लिए भी जा सकता है। आप चले गए शिक्षा के लिए तो भी आप 4 साल की स्टडी करने के लिए चले गए, तो ऐसे वो सभी व्यक्ति क्या कहलाएंगे, आपके NRI पर्सन कहलाएंगे, ठीक है। अब NRI पर्सन को लेके 2 बातें सामने आएगी। क्या NRI लोगों को भारत में मतदान देने का या चुनाव में पार्टिसिपेट करने का अधिकार होगा? तो शुरुआती दौर में सीधे सीधे कह दिया गया कि कोई व्यक्ति अगर 180 दिन से ज़्यादा बाहर रहता है, NRI है, तो उसको भारत की बातें कम ही पता होगी, तो वो कैसे चुनाव में पार्टिसिपेट करेगा। और इन व्यक्तियों को चुनाव में पार्टिसिपेट करना मतलब मतदान देने से भी क्या कर दिया गया, वंचित कर दिया गया कि आप मतदान नहीं करेंगे। परंतु वर्ष 2011, ये डेट आ सकती है पेपर में वर्ष 2011 में थोड़ा सा विवाद हुआ इस चीज़ को लेके कि कोई व्यक्ति भारतीय मूल का है, भले ही वो NRI है, क्या हो गया कि अगर उसको मतदान दिलवा दिया जाए तो क्या प्रॉब्लम है, मतदान दे सकता है वो। तो वर्ष 2011 में इन्हीं लोगों के लिए, मतलब किनके लिए, NRI लोगों के लिए 2011 में एक प्रावधान किया गया कि ऐसे वो सभी व्यक्ति जिनके पास भारत का पासपोर्ट है परंतु वे कैसे हैं, NRI हैं, ऐसे सभी व्यक्ति को वर्ष 2011 के बाद से चुनाव में मतदान देने का अधिकार होगा, परंतु चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होगा। मान के चलो कोई ये विवेक है, ये बाहर जाके व्यापार कर रहा है और सरपंच का चुनाव लड़ लिया, अब सरपंच मिल ही नहीं रहा है, 6 महीने तक है ही नहीं, यहाँ पता ही नहीं है उसका, तो ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है, परंतु ये वहां से आके सरपंच के लिए वोटिंग कर सकता है, ठीक है। तो ऐसे व्यक्तियों को 2011 के बाद मतदान देने का अधिकार प्राप्त किया गया। किसने दिया, ये ध्यान रखेंगे, ये दिया है केंद्र सरकार ने, केंद्र सरकार ने। और केंद्र सरकार अगर किसी को भी कोई अधिकार देती है, मतलब केंद्र सरकार कहां से बिल पास करा रही होगी इस चीज के लिए, संसद से, और संसद ने ये बिल पास किया है चुनाव आयोग की सिफारिश पर। चुनाव आयोग ने कहा कि भैया ये बात सही है कि बाहर रहने वाले व्यक्ति भी भारतीय व्यक्ति हैं
उन सभी को भी क्या देना पड़ेगा, आपको चुनाव देने का अधिकार, मतलब मतदान देने का अधिकार होना चाहिए। तो 2011 से केंद्र सरकार ने सभी NRI व्यक्ति को चुनाव में मतदान करने का अधिकार प्राप्त कर दिया है। इसके लिए इन्होंने एक फॉर्म बनाया, उस फॉर्म का नाम है फॉर्म 6A। UPSC में कई बार आ रहा है ये क्वेश्चन, बहुत बार आ रहा है। फॉर्म 6A, कोई व्यक्ति अगर NRI है तो हम उसे मतदान देने के लिए तभी एलिजिबल या तभी योग्य मानते हैं जब वो फॉर्म 6A भर के हमारे भारतीय इसमें कंसुलेट में क्या करेगा, सबमिट करेगा, तो ही तो पता चलेगा ना कि क्या है। तो ये बात है किसकी, NRI की। ठीक है, तो लिख लीजिए इसके बारे में पहले NRI के लिए थोड़े थोड़े प्रावधान। सबसे पहले लिख लेंगे आप, क्या लिख लिए थे इसके पहले, क्या लिखे थे, कुछ भी नहीं लिखे थे। चलो नागरिकता खत्म हो गई, तो अब लिख लेंगे, हेडिंग डाल लीजिए, विदेशी, क्या लिखवा रहा था मैं, एक मिनट रुको, हाँ, विदेशी भारतीय नागरिकता, विदेशी भारतीय नागरिकता, ये हेडिंग डाल लो ताकि आपको पता रहे, विदेशी भारतीय नागरिकता। ठीक है, इसमें लिखेंगे सबसे पहले भारत के बाहर रहने वाले विदेशी भारतीयों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। तीन कैटेगरी में बांटा गया है। नंबर पहला, अनिवासी भारतीय, NRI को हिंदी में बोलते हैं अनिवासी भारतीय, NRI। नॉन रेसिडेंशियल इंडियन, अनिवासी भारतीय। इसके अंदर लिख लीजिए बुलेट बुलेट पॉइंट बना के, ऐसे भारतीय नागरिकों को NRI कहा जाता है, या NRI ऐसे भारतीय नागरिकों को कहा जाता है। याद रखेंगे ये टोटल भारतीय नागरिकों की ही बात चल रही है। ठीक है, ऐसे भारतीय नागरिकों को कहा जाता है जो नौकरी, व्यवसाय या शिक्षा के उद्देश्य से, जो नौकरी, व्यवसाय या शिक्षा के उद्देश्य से वर्ष में 182 दिन या उससे अधिक, 182 दिन या उससे अधिक समय अवधि तक विदेश में रहते हैं। इसी में लिखेंगे दूसरा पॉइंट, ऐसे व्यक्ति जो भारतीय पासपोर्ट धारण करते हैं, तो ये सब क्या कहलाएंगे, आपके NRI कहलाएंगे। दो ही बातें इसके लिए बहुत मुख्य बातें हैं। ऐसे व्यक्ति जो भारतीय पासपोर्ट धारण करते हैं। अब इसमें एक सवाल और आपको, देखो कॉन्सेप्चुअल बातें बताता हूं। मान के चलो सोनू, ये बनी है IFS बन जाते हैं, और IFS की जो नौकरी रहती है, आप देखना वो विदेश में रहती है, भारत में नहीं रहती है। अब वो व्यक्ति जब बाहर विदेश में जाके नौकरी कर रहा है, या कोई ऐसा नौकरी पेशा वाला व्यक्ति कि मैं किसी गवर्नमेंट नौकरी में हूँ या कोई प्राइवेट एम्प्लॉई हूँ मैं, और मुझे कंपनी या सरकार की तरफ से भारत के बाहर पहुँचाया जा रहा है 3-3, 4-4 साल के लिए, अब वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, NRI कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? देखो यही बात तो थी इसमें। ऐसे वो सभी व्यक्ति जो चाहे सरकार की तरफ से जाए, चाहे प्राइवेट सेक्टर की तरफ से जाए, चाहे यूनाइटेड नेशन की तरफ से भी जाए। अगर यूनाइटेड नेशन ने कहा कि भारत के किन्हीं लोगों को हम सिलेक्ट करके कहाँ पहुँचा रहे हैं, अमीरात पहुँचा रहे हैं, और वो वहाँ पे लगभग 10 महीने रहेंगे,
या आने वाले 4 साल रहेंगे। तो ऐसे वे सभी व्यक्ति जिन्हें सरकार पहुंचा रही है, जिन्हें प्राइवेट सेक्टर पहुंचा रही है, जिन्हें यूनाइटेड नेशन पहुंचा रही है बाहर, विदेश, अपने भारत के बाहर, और वो सभी व्यक्ति अगर 180 दिन से ज़्यादा बाहर रहते हैं भारत के, ऐसे सभी व्यक्तियों को भी एनआरआई की कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। सभी कहलाएंगे, सब एनआरआई कहलाएंगे। वो कहने का मतलब आईएफएस की नौकरी करने वाला प्रत्येक अधिकारी क्या कहलाएगा? आपका एनआरआई कहलाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी, ठीक है, क्योंकि आईएफएस की नौकरी करने वाला व्यक्ति एक तो बाहर रह रहा है, पहली बात तो स्वाभाविक सी बात है वो भारत की तरफ से गया जरूर है बाहर, परंतु वो क्या हो गया अब आपके लिए? एनआरआई हो गया। और एनआरआई बनने का मजा भी और कुछ ही होता है, ठीक है, तो लिख लेंगे इसके लिए भी पॉइंट। अगला पॉइंट लिखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ अथवा अन्य किसी नियुक्ति पर, संयुक्त राष्ट्र संघ अथवा अन्य किसी नियुक्ति पर भारत सरकार द्वारा भेजे जाने वाले सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों को भी, ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप, व्यक्ति लिख लेंगे, इसको ज़्यादा अच्छा है, सभी व्यक्तियों को, भारत सरकार द्वारा भेजे जाने वाले सभी व्यक्तियों को एनआरआई का दर्जा दिया गया है। एनआरआई का दर्जा दिया गया है। ठीक है, इसी में नोट करके लिख लेंगे। निर्वाचन आयोग के परामर्श से, निर्वाचन आयोग को ही चुनाव आयोग कहते हैं, निर्वाचन आयोग के परामर्श से केंद्र सरकार ने 3 फरवरी 2011 को, डेट है ये 3 फरवरी 2011 को मतदाता पंजीकरण संशोधन अधिनियम 2011 के माध्यम से, मतदाता पंजीयन संशोधन अधिनियम, और ये कब आया था आपका? 2011 में। कई क्वेश्चन तो आपके बेसिकली बन जाते कि मतदाता पंजीयन संशोधन अधिनियम कब आया था? 2011 में आया था। ठीक है, 2011 के माध्यम से विदेश में रह रहे एनआरआई के लिए भारतीय चुनाव में मतदाता के रूप में शामिल करने के लिए फॉर्म 6A प्रकाशित किया। मतदाता के रूप में शामिल करने के लिए फॉर्म 6A प्रकाशित किया। ठीक, तो ये था आपका एनआरआई। अभी देख रहे हैं इसमें थोड़े से विवाद भी बनेंगे। दूसरा मिला था आपको पीआईओ। पीआईओ मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब भारतीय मूल का व्यक्ति। सीधे सीधी वाली बात ये है, भारतीय मूल का व्यक्ति, हेडिंग डाल दीजिए ये वाला। ये दूसरा व्यक्ति है जो विदेश में रहेगा परंतु भारत का होगा। पीआईओ कार्ड, पीआईओ भारतीय मूल के व्यक्ति। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ बातें समझ लीजिए कि पीआईओ होता क्या है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इंग्लिश का फुल फॉर्म इसका, हिंदी में बोलेंगे भारतीय मूल का व्यक्ति। अब देख लो, समझ लो तो आपको चीजें समझ में जाएगी।
कौन व्यक्ति भारतीय मूल का व्यक्ति है, पहले तो ये पता होना चाहिए। और भारतीय मूल का तात्पर्य क्या होता है ये भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। सबसे पहले समझेंगे भारतीय मूल क्या होता है। आज मैं भारत का नागरिक हूँ, परंतु मेरी नौकरी लग गई और मैं चला गया कहाँ पे, कनाडा, और कनाडा में जाके मैंने वहाँ की नागरिकता ले लिया। अब जैसे ही मैं कनाडा की नागरिकता लेता हूँ तो आप जानते हैं कि मैं हमारे यहाँ की नागरिकता से क्या हो जाऊँगा, बहिष्कृत हो जाऊँगा। मतलब ऑटोमेटिकली वहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, बहिष्कार हो जाएगा, मेरी नागरिकता इंडिया की खत्म हो जाएगी। अब था तो मैं पहले भारत का नागरिक, वर्तमान में मैं कनाडा का नागरिक हूँ। भले ही मेरी संतानें वंतानें सब अब क्या बनेंगी, कनाडा के नागरिक बनेंगी, परंतु मेरा जो मूल है, मेरा जो जड़ है वो कहाँ की है, भारत की है। तो ऐसे वो सभी व्यक्ति जो कभी ना कभी, वो खुद व्यक्ति भी हो सकता है, उसके मम्मी पापा हो सकते हैं, उसके दादा दादी नाना नानी, उनके मम्मी पापा, कोई भी व्यक्ति कभी ना कभी भारत के नागरिक थे, भारत के नागरिक थे। और भारत के नागरिक थे का तात्पर्य है कि कभी ना कभी उनके पास क्या पासपोर्ट रहा होगा, भारत का पासपोर्ट रहा होगा। काय का पासपोर्ट था उनके पास, भारत का पासपोर्ट था, है नहीं था, कभी ना कभी रहा होगा। परंतु वर्तमान सिचुएशन में इन्होंने क्या किए हैं, किसी अन्य देश की नागरिकता को लेकर रखा हुआ है, अन्य नागरिकता को लेकर रखा हुआ है। तो जब किसी अन्य देश की नागरिकता को इन्होंने लेके रखा हुआ है तो सीधी सी बात है कि भारत की नागरिकता तो इनकी गई, भारत का पासपोर्ट भी गया। अब कोई ऐसा व्यक्ति जो कभी ना कभी भारत का नागरिक था, मतलब उसके पास कभी ना कभी भारत का पासपोर्ट था, परंतु वर्तमान में उसने किसी अन्य देश की नागरिकता को लेके रखा हुआ है, मतलब अब उसके पास किसी अन्य देश का पासपोर्ट मिल गया है, तो ऐसे वे सभी व्यक्ति क्या कहलाएंगे, आपके भारतीय मूल के व्यक्ति कहलाएंगे। और ऐसे व्यक्तियों के लिए भारत में नागरिकता देने के लिए जो प्रावधान किया गया है वो किया गया है PIO के माध्यम से। देखो, NRI के पास भारत का पासपोर्ट है और वो भारत का ही नागरिक है, उसके पास अगर जो भी ID कार्ड मिलेगी वो किसकी ID मिलेगी, भारत की ही ID मिलेगी। परंतु PIO वाले व्यक्ति जो होंगे उनके पास भारत का कुछ नहीं मिलेगा। था, अब नहीं है, हो सकता है हम भैया थे, हमारे दादा थे, हमारे नाना थे, परदादा थे, या हम स्वयं भी थे। ऐसा मान सकते हो आप इसको कि कोई व्यक्ति 1947 में मान के चलो वो भारत का व्यक्ति था, परंतु विभाजन के कारण से उस व्यक्ति ने सोचा कि यहाँ मुझे नहीं रहना चाहिए, वो चला गया अमेरिका। और अमेरिका जाते ही उसने क्या किया, अपने एक नए बच्चे को जन्म दिया। तो नए बच्चे को जैसे ही अमेरिका में जन्म देगा कोई, तो सीधी सी बात है बच्चे को नागरिकता मिल जाती है वहाँ पे जन्म के आधार पे। और बच्चे की परवरिश अच्छे से हो सके इसलिए उसके मम्मी पापा को भी नागरिकता मिल जाती है। ये अपन ने नागरिकता में डिटेल से पढ़ा है। तो अब वो व्यक्ति क्या बन गया, अमेरिका का नागरिक बन गया, तो सीधी सी बात है वो भारत का नागरिक अब यहाँ का नहीं रहा। तो ऐसा व्यक्ति कहलाएगा आपका कौन सा व्यक्ति, भारतीय मूल का व्यक्ति। तो ऐसे वे सभी व्यक्ति जिनके पास कभी भारत की नागरिकता थी, उनके दादा दादी नाना नानी परदादा किसी के भी पास भारत की नागरिकता थी, परंतु वर्तमान में उनके पास किसी अन्य देश की नागरिकता है। ऐसे व्यक्ति जिनके पास कभी ना कभी भारत का पासपोर्ट था, परंतु वर्तमान में उनके पास किसी अन्य देश का पासपोर्ट है, वे सभी व्यक्ति कहलाएंगे आपके कौन से, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, लिख लो इसको। ये सबसे ज्यादा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट यही वाला है, PIO, और फिर इसके बाद जो आएगा आपका OCI कार्ड लिखेंगे। PIO के अंतर्गत मतलब भारतीय मूल के व्यक्ति के अंतर्गत लिखेंगे जो लोग स्वयं या उनके पूर्वज कभी भारतीय नागरिक थे, कभी भारतीय नागरिक थे, लेकिन वर्तमान में ये लोग किसी दूसरे देश के नागरिक बन गए हैं, लेकिन वर्तमान में ये लोग किसी दूसरे देश के नागरिक बन गए हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति जिनके पास कभी भी भारत का पासपोर्ट रहा है, ऐसे व्यक्ति जिनके पास कभी भी भारत का पासपोर्ट रहा है
तथा जिनके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी में से कोई भी भारतीय क्षेत्र का निवासी रहा हो। वे सभी व्यक्ति भारतीय मूल के व्यक्ति कहलाएंगे। ठीक है, तो भारतीय मूल का व्यक्ति आपने देखा कि कुछ इस प्रकार का होगा। एक भारतीय व्यक्ति मूल का व्यक्ति तो ये बन गया। इसी में एक और भारतीय मूल का व्यक्ति और बनेगा अभी, जैसे क्या है ये भारत। अब ध्यान से देखो यहां पे, ये है आपका लक्षद्वीप, या लक्षद्वीप को छोड़ दो, जिनको जीता है अपन उनकी बात करते हैं। ये बात कर लीजिए आप गोवा की। गोवा को जीते हैं अपन लोगों ने, कब जीते हैं? 1961 के समय। हालांकि 1954 में ही जीत लिए थे, जब फ्रांस ने अपने हाथ में देके चला गया, परंतु शामिल अपन ने 61 में कर लिए संघ शासित प्रदेश में। अब देखो, एक भारतीय मूल का व्यक्ति तो आपने वो देखा, दूसरा भारतीय मूल का व्यक्ति क्या होगा? ऐसा कोई क्षेत्र जिसे भारत ने आजाद होने के बाद, मतलब 1947 के बाद जीता या अधिग्रहित कर लिया, या भारतीय क्षेत्र में उसे शामिल कर लिया। जैसे गोवा, पांडिचेरी, दमन द्वीप, दादर नगर हवेली, ये सारे वो क्षेत्र हैं जिनको भारत ने फ्रांस से, पुर्तगालियों से जीत के अपने भारत में शामिल किया है। और ऐसे क्षेत्रों को भारत में शामिल करने के लिए क्या करना पड़ता है? संविधान संशोधन। अब संविधान संशोधन के माध्यम से तो इनको जीत लिए। कहानी केवल इतनी है कि ऐसे वे सभी क्षेत्र जो कभी पहले विदेश के क्षेत्र थे, परंतु 1947 के बाद, 1947 के पहले की नहीं कह रहे हैं, क्योंकि 1947 के पहले तो भारत स्वयं भी नहीं था। 1947 के बाद उन्होंने किसी ऐसे क्षेत्र को जीता है जो पहले कभी भारत का हिस्सा नहीं था। अब जिस क्षेत्र को जीता है उसमें रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति क्या बन गया? भारत का नागरिक बन गया। अब जब वो भारत का नागरिक बन गया तो मतलब वो किसका बन गया? अब वो भारतीय मूल का व्यक्ति भी बन गया। अब इसमें एक बात ऐसे करके समझिए, मैं अभी वर्तमान में रहता हूं कनाडा में, उदाहरण से समझिए, मैं वर्तमान में रहता हूं कनाडा में, और मेरा जन्म हुआ है कहां पे? गोवा में। और मेरा जन्म हुआ है कब हुआ है? मान के चलो मेरा जन्म हो गया है 1931 में ही मेरा जन्म हो गया था, और गोवा उस समय किसका अधिकार में था? फ्रांस के अधिकार में या पुर्तगाल के अधिकार में था। ठीक है, अब मैं नौकरी करने के उद्देश्य से चला गया कनाडा, परंतु मेरे बाप दादा जितने भी लोग हैं, नाना नानी, सब कहाँ पे रहते हैं? गोवा में ही रहते हैं। अब मैं 1931 के बाद लगभग 20-25 साल तक मैं भारत आया ही नहीं। जिस दिन मुझे पता चला कि 1947 के बाद तो भैया गोवा कहाँ चला गया? भारत में चला गया। तो अब मैं जो पहले गोवा का व्यक्ति था, अब मैं कहाँ का कहलाऊंगा? भारत का व्यक्ति। अब इसी सिचुएशन के संबंध में मैं क्या करूंगा? फिर भारतीय कंसुलेट में जाऊंगा और जाके बताऊंगा कि भैया मैं पहले कहाँ रहता था? गोवा में रहता था, तो मैं नागरिक कहाँ का हूँ? गोवा का नागरिक हूँ। परंतु भारत ने इस गोवा क्षेत्र को अपने अंदर शामिल कर लिया है, और वो भी 1947 के बाद शामिल किया है। तो अब वहाँ के जितने भी नागरिक थे वो कहाँ के नागरिक बन गए हैं? भारत के नागरिक बन गए हैं। तो मैं भी कहाँ का नागरिक बन गया हूँ? भारत का। तो अब मेरा जो मूल कहलाएगा वो कहाँ का कहलाने लगेगा? भारतीय मूल का व्यक्ति कहलाने लगूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे दादा दादी कहाँ के थे? गोवा के थे, और गोवा को भारत ने शामिल कर लिया है भारत के अंदर। तो गोवा के जितने मूल के व्यक्ति थे अब वो किस मूल के कहलाएंगे? भारतीय मूल के व्यक्ति कहलाएंगे। तो दूसरे व्यक्ति भारतीय मूल के व्यक्ति तब कहलाएंगे कि कोई ऐसा क्षेत्र जिसे भारत ने वर्ष 1947 के बाद अपने भारतीय क्षेत्र में जीत के या युद्ध के माध्यम से या संशोधन के माध्यम से, समझौते के माध्यम से भारत में शामिल कर लिया है, तो उस सभी क्षेत्र के व्यक्ति या नागरिक क्या कहलाने लगेंगे? भारतीय मूल के व्यक्ति कहलाने लगेंगे। उदाहरण में चाहो तो तुम गोवा, पांडिचेरी ये सब लिख सकते हो। ठीक है, लिख लीजिए इसको भी दूसरा पॉइंट करके।
लिखेंगे ऐसे व्यक्ति भी भारतीय मूल के व्यक्ति कहलाएंगे जो किसी ऐसे क्षेत्र का निवासी था परंतु वर्ष 1947 के बाद में वह भारत का हिस्सा बन गया। तो उस व्यक्ति और उसके वैवाहिक संबंधियों को भारतीय मूल का व्यक्ति माना जाएगा। तो उस व्यक्ति और उसके वैवाहिक संबंधियों को भारतीय मूल का व्यक्ति माना जाएगा। अब यहाँ पे एक मेंशन मैंने करा हूँ, भारतीय मूल का व्यक्ति कहलाएगा, तो उसकी वैवाहिक संबंधियों को भी हमने क्या मान लिया है, भारतीय मूल का व्यक्ति मान लिया है। देखो ये गोई की बात कर लो, मैंने विवाह किया 1931 के समय में, मैंने एक लड़की के साथ विवाह किया। वो लड़की थी यूक्रेन की लड़की थी या कहीं की भी रही, बाहर की रही थी। विवाह करके तो मैंने गोवा में ला लिया उसको। अब गोवा में ला लिया तो वो किसकी नागरिक बन गई थी, गोवा की। तो वो क्या है, विदेशी थी। वो तो गोवा की भी नहीं थी, वो कहाँ की थी, विदेश की थी। उसको विवाह करके मैंने कहाँ ला लिया, गोवा करके गोवा में ला लिया। और अब गोवा कहाँ चला गया, आपका भारत में चला गया। तो मैं जिसके साथ भी मैंने विवाह किया, भले ही वो गोवा की लड़की थी, भले ही वो भारत की लड़की थी, भले ही वो कनाडा की थी, अमेरिका की थी, यूक्रेन की थी, दुनिया जहाँ में किसी की भी रही होगी, उस लड़की को हमने क्या कर लिए, विवाह करके ला लिए। अब जब उस क्षेत्र को भारत में शामिल कर लिया गया तो वो लड़की भी कहाँ की बन जाएगी, ऑटोमेटिकली भारत की लड़की बन जाएगी, मतलब भारतीय मूल की बन जाएगी। ठीक है, परंतु इसमें अपवाद है एक। सब कुछ तो देख लिया, परंतु कुछ ऐसे देश हैं जिनके व्यक्तियों को भारतीय मूल का व्यक्ति मानने से इनकार कर दिया गया। कौन कौन सा देश, पहला नाम कौन सा आएगा बताओ, पाकिस्तान। पाकिस्तान है एक, अफगानिस्तान है दूसरा, श्रीलंका है तीसरा, चीन है चौथा, बांग्लादेश है पांचवा, और एक कौन सा बच गया आपका, बस 5, और एक हो गया आपका नेपाल भी। ठीक है, एक और बॉर्डर में लगा है आपका भूटान। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, चाइना, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। इन सभी देशों के व्यक्तियों को याद रखेंगे, इन सभी देशों के व्यक्तियों को, कि मान के चलो कोई व्यक्ति भारत का था, आगे चल के उसने क्या ले लिया, भूटान की, आगे चल के उसने बांग्लादेश की, आगे चल के उसने पाकिस्तान की नागरिकता ले लिया। अब उस व्यक्ति को हम भारतीय मूल का व्यक्ति नहीं कहेंगे। वो दुनिया जमाने में कहीं की भी नागरिकता ले ले, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, परंतु अगर उसने पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, चीन, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इनमें से किसी भी देश की अगर उसने नागरिकता लेके रखा होगा तो उस व्यक्ति को हम भारतीय मूल का व्यक्ति नहीं मानेंगे। ठीक है, तो ये देश अपवाद है, लिख लो इसमें। आगे लिखेंगे, लेकिन वे व्यक्ति जो पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, चीन, बांग्लादेश, यही इतने ही देश है, म्यांमार नहीं है ना। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, चीन, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान के नागरिक हैं या कभी रहे हैं। वे भारत या वे भारतीय मूल के व्यक्ति नहीं माने जाएंगे। वे भारतीय मूल के व्यक्ति नहीं माने जाएंगे। ठीक है, तो ये आपने केवल अभी तो यही बात समझा कि कौन व्यक्ति भारतीय मूल का व्यक्ति है। अभी तो पीआईओ का मतलब ही नहीं आया आपको समझ में। अभी तो केवल आपने ये समझा कि भारतीय मूल का व्यक्ति कौन कौन हो सकता है। दो बातें आपने देखा, भारतीय मूल का व्यक्ति कौन कौन हो सकता है, कि भारतीय मूल का व्यक्ति वही होगा
जिसके दादा दादी नाना नानी या स्वयं वो व्यक्ति कभी भारत का नागरिक था या कभी भारत का पासपोर्ट था, परंतु वर्तमान में उसने किसी अन्य देश की नागरिकता या अन्य देश का पासपोर्ट धारण करके बैठा है, तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? आपका भारतीय मूल का व्यक्ति। कोई ऐसा क्षेत्र जहां पे भारत ने उसको क्या किया है, 1947 के बाद उसे भारतीय क्षेत्र में शामिल कर लिया है, उस सभी क्षेत्र के लोग क्या कहलाएंगे? भारतीय मूल के व्यक्ति कहलाएंगे। परंतु पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, चाइना, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान के व्यक्ति कभी भी भारतीय मूल के व्यक्ति नहीं कहलाएंगे। तो ये थे भारतीय मूल के व्यक्ति। इनकी नागरिकता को लेके या इनसे संबंधित प्रावधान क्या है, अब ये समझिए। ऐसे व्यक्ति जो क्या हैं? PIO हैं। इनके लिए भारत में क्या प्रावधान है? ये सभी व्यक्ति 15 वर्षों तक के लिए, 15 वर्षों तक या 15 वर्ष के लिए बगैर वीजा के भारत में आना जाना कर सकते हैं। सबसे पहला प्रावधान, बड़ा फेमस प्रावधान था। तो जब ये प्रावधान किया गया तो भीड़ लग गई, बहुत ज़्यादा भीड़ लग गई। और ये कब किया गया बता रहा हूँ। ऐसे सभी व्यक्ति जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हैं, उनके लिए भारत में ये प्रावधान किया गया कि भैया 15 साल तक के लिए आप भारत में बगैर वीज़ा के रह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको करना क्या पड़ेगा, जिस दिन आप भारत में कदम रखते हैं उसके 180 दिनों के भीतर, मतलब 6 महीने के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा भारतीय दूतावास में जाके या भारतीय कंसुलेट में जाके, और बताना पड़ेगा कि मैं कैसा व्यक्ति हूँ? PIO हूँ, मतलब मैं क्या हूँ? PIO व्यक्ति हूँ। तो ऐसे व्यक्तियों को क्या मिलता है? PIO कार्ड मिल जाता है। कार्ड, ATM जैसा एक कार्ड रहता है, कार्ड मिलता है, PIO कार्ड। तो ऐसे व्यक्तियों को 15 साल तक के बगैर वीजा में मिल जाएगा। अब देखिए ये प्रावधान किया कब गया? ये सब PIO व्यक्ति थे वर्ष 2000 में, सन 2000 के समय में UPA की सरकार चल रही थी। UPA मतलब कांग्रेस की ही सरकार मान लो। मनमोहन सिंह उस समय क्या बन गए? मनमोहन सिंह तो नहीं थे उस समय मेरे ख्याल से, और कोई था उसके पहले। कौन था प्रधानमंत्री? कौन था उसके पहले? राजीव गांधी नहीं थे रे। हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी। 2004 से 14 तक तो मनमोहन सिंह थे ना। ठीक है, तो UPA की गवर्नमेंट नहीं थी इस समय, अटल बिहारी वाजपेयी की ही गवर्नमेंट थी, मतलब BJP की गवर्नमेंट थी, है ना। अब देखो, वर्ष 2000 में एक समिति बनाई गई। उस समिति का नाम था LM सिंघवी समिति। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा, UPSC लेवल की चीजें। LM सिंघवी, लक्ष्मीमल सिंघवी इनका पूरा नाम था। एक समिति बनाई गई और इस समिति का काम था कि भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए हम क्या क्या प्रावधान कर सकते हैं, ऐसे सभी व्यक्तियों के लिए हम क्या क्या नई नई बातें कर सकते हैं। तो LM सिंघवी साहब ने 2 साल तक काम किया और वर्ष 2002 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की, और उस रिपोर्ट पेश करने में उन्होंने कुछ बातें PIO के लिए बताई कि कौन कौन व्यक्ति PIO हो सकता है और उनके लिए क्या क्या प्रावधान कर सकते हैं। तो ऐसे सभी व्यक्तियों के लिए जो प्रावधान आप देख रहे हैं, ये LM सिंघवी समिति की सिफारिश पर ही किया गया था। इससे क्या फायदा हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि जो व्यक्ति बाहर रहते थे अब वो यहाँ पे आके क्या करने लगेंगे? रहने लगेंगे। तो किसके समर्थक बन गए? BJP के समर्थक बन गए। अब उन्हें भारत में रहने के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। इसके पहले नागरिकता की जब मैंने बात की थी आपको, तो एक बात बताया था कि प्राकृतिक तरीके से आप जानते हैं खास और आम व्यक्तियों को नागरिकता मिलती थी। आम व्यक्ति में आप जानते हैं कि किसी व्यक्ति को अगर भारत में नागरिकता लेनी रहती थी तो उसे मिनिमम 11 या अधिकतम 14 वर्षों तक भारत में रहना पड़ता था। अरे देखो अब यहाँ पे क्या मिल गया आपको? यहाँ पे मिल गया 15 वर्षों तक बगैर वीजा के आके रह सकता था। आया समझ में? कोई ऐसा व्यक्ति जो पहले कभी भारत का नागरिक था परंतु वर्तमान में वो कहाँ का बन गया? अमेरिका का बन गया, परंतु अब वो फिर से कहाँ लेना चाहता है? भारत की नागरिकता लेना चाहता है। तो बगैर कोई तांडव किए उसने क्या किया? कंपनी की तरफ से यहाँ आके 14 साल रह लिया और अगले 15 साल तक बगैर वीज़ा के भी रह रहा है वो यहाँ पे। इसलिए इसमें 15 था और इसलिए इसमें 14 था। आया समझ में? ये दोनों आपस में इंटरलिंक थे आपस में। इसलिए LM सिंघवी समिति ने वर्ष 2002 में जब रिपोर्ट पेश की तो उन्होंने अपनी सिफारिश की कि जितने भी PIO कार्ड होल्डर हैं, जितने भी भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, इन सभी व्यक्तियों को 15 वर्ष तक बगैर वीजा के भारत में रहने दिया जाए,
ऐसे व्यक्ति को भारत में कदम रखते समय 180 दिन के भीतर में क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन या भारतीय कंसुलेट में जाके क्या करना पड़ेगा, इन्हें अपनी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। ये सारे के सारे व्यक्ति कहलाएंगे आपके PIO। तो ये सिंघवी। अब देखो ये पूरी की पूरी बातें LM सिंघवी साहब ने 2002 में किया। नागरिकता संशोधन की बात करें तो 1955 में मूल संविधान आया था, मूल अधिनियम आया, 1985 में संशोधन हुआ, 1986 में हुआ, 1992 में हुआ और फिर 2003 में। तो वर्ष 2003 में जो नागरिकता संशोधन अधिनियम आया था वो किसकी सिफारिश पे आया था, LM सिंघवी समिति की सिफारिश पर 1955 के अधिनियम में इन्होंने क्या किया, संशोधन किया और 2003 में इन्होंने संशोधन अधिनियम पास किया। क्या समझ पा रहे हो लिंक क्यों आया, संशोधन अधिनियम क्यों लेके आए थे? एक बात तो आपकी ये भी थी, ठीक है, लिख लीजिए। और एक बात और बता दे रहा हूं आपको मैं, यही LM सिंघवी व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या बताया था कि भैया 9 जनवरी के दिन हम क्या मनाएंगे, प्रवासी दिवस मनाएंगे, प्रवासी दिवस। इन्होंने 2 बातें बताई, इन सबको प्रवासी ही मान रहे हैं अपन, प्रवासी तो कहलाए, ये पहले भारत के थे, भारत में जाके रहने लगे, फिर बाहर से हमारे यहाँ आए तो प्रवासी हो गए। तो ऐसे व्यक्तियों को इन्होंने क्या किया, प्रवासी कहा और 9 जनवरी को इन्होंने पूरे संपूर्ण इंडिया में प्रवासी दिवस मनाने की घोषणा कर दी। पेपर में आता है कि प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, ये एक पटवारी SI में ये वाले क्वेश्चन आएंगे, परंतु PCS पूछेगा प्रवासी दिवस किस समिति की सिफारिश पर मनाया गया, तो याद रखेंगे LM सिंघवी। और कब से मनाया जा रहा है, 2003 के बाद से मनाया जा रहा है। एक बात और ध्यान रखेंगे इसमें, LM सिंघवी की आपने देख लिया, और दूसरी बात 9 जनवरी की डेट को ही इन्होंने क्यों माना, क्योंकि 1915 के समय में, ध्यान रखेंगे वर्ष 1915 में गांधी जी एक्चुअल में साउथ अफ्रीका से कहाँ आए थे, भारत आए थे, इसलिए इन्हें हमने प्रवासी भी माना था शुरुआती दौर में, इसलिए 9 जनवरी की डेट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3-4 बातें मुख्य वाली बातें हैं। वर्ष 2000 में एक समिति गठित की गई जिसका नाम था LM सिंघवी समिति। 2002 में इन्होंने रिपोर्ट पेश किया जिसमें उन्होंने सिफारिश की कि जितने भी PIO कार्ड होल्डर व्यक्ति हैं इन सभी व्यक्तियों को 15 वर्षों तक बगैर वीजा के भारत में रहने दिया जाए। ऐसे सभी व्यक्तियों को हम क्या मान रहे हैं, प्रवासी मान रहे हैं। इसी कारण से 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी इसलिए मनाया गया क्योंकि 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत आए थे। खत्म, चलो लिख लीजिए। क्या लिख लिए थे अभी तक आपने, यहां तक लिख लिए है ना। अब आगे लिखेंगे वर्ष 2000 में, वर्ष के साथ साथ लिख लो सितंबर 2000 में, लिख ही रहे तो अच्छे से लिखेंगे ना। सितंबर 2000 में, सन 2000 में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने, विदेश मंत्रालय को नीचे अंडरलाइन कर लेंगे, LM सिंघवी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। LM सिंघवी का पूरा नाम था लक्ष्मीमल सिंघवी। टकले से व्यक्ति थे ये, न्यूटन टाइप के दिखते थे, पीछे घुंघराले से बाल थे, 4-5 दिन नहाते नहीं थे। अब तुम बोलोगे तुमको कैसे पता, मल सिंघवी, अरे नाम मत लिखो रे, LM सिंघवी लिखो, बस तुमको बताने के लिए बता रहा हूं। ठीक, एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। इस समिति ने वर्ष 2002 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस समिति का काम था कि यह PIO कार्ड होल्डर व्यक्तियों के लिए, PIO कार्ड होल्डर व्यक्तियों के लिए भारतीय नागरिकता से संबंधित प्रावधान को लेकर सिफारिश करे। भारतीय नागरिकता से संबंधित प्रावधान की सिफारिश करे। इस समिति ने PIO कार्ड होल्डर के लिए यह सिफारिश किया
कि वे सभी व्यक्ति जो PIO हैं, वे सभी व्यक्ति जो PIO हैं, वे 15 वर्षों तक बगैर वीजा के भारत में रह सकते हैं। वर्षों तक भारत में बगैर वीजा के रह सकते हैं या आना जाना कर सकते हैं। वीजा से आना जाना ही होता है। ऐसे भारत आने वाले व्यक्तियों को 180 दिन के भीतर विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी के पास पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। इन्हीं सिफारिशों को अमल देने के लिए वर्ष 2003 में नागरिकता संशोधन अधिनियम पेश किया गया था। ये भी लिख लो। ठीक है। एवं LM सिंघवी की सिफारिश पर ही 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। स्टार मार्क कर लेंगे। ठीक है। चलो, अगला कार्ड होल्डर व्यक्ति मिलेगा आपको OCI, मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब सीमा पारीय भारतीय मूल का व्यक्ति। हेडिंग डाल लो, सीमा पारीय भारतीय मूल का व्यक्ति, OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, या भारत के सीमा पारीय नागरिक, ऐसा करके भी लिख सकते हैं, भारत के सीमा पारीय नागरिक। ठीक, अब पहले इसको समझ लो, फिर बाकी लिख लेंगे। OCI एक्चुअल में देखा जाए तो ये PIO से ही संबंधित है। PIO में ही संशोधन किया गया। क्या किया गया PIO संशोधन? अच्छा, इसमें आपने देखा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, चीन, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इतने सारे देशों को इन्होंने इससे बाहर कर दिया। अब OCI कार्ड की बात करेंगे। OCI मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब भारत के सीमा पारी व्यक्ति की अगर हम बात करें तो ये PIO कार्ड में ही संशोधन था। आप देखेंगे वर्ष 2003 के बाद वर्ष 2005 में भी एक संशोधन आया था कि नहीं आया था? आया था ना। वी क्यों आया था ये भी देख लो। PIO कार्ड में जो बातें बताई गई थी उसमें एक बात मूल रूप से आपको समझ में आ रही होगी कि कोई व्यक्ति 15 वर्षों तक बगैर वीजा के यहाँ पे रह रहा है और फिर वो यहाँ पे भारत की अगर नागरिकता ले लेता है तो सीधी बात है कि भारत की नागरिकता लेने के लिए सबसे पहली बात ये है कि जहाँ का वो नागरिक है वहाँ की नागरिकता पहले क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा, तब जाके वो यहाँ पे रहता है। परंतु OCI कार्ड में संशोधन किया गया, मतलब PIO कार्ड में संशोधन किया गया और इसमें कहा गया कि ऐसे सभी PIO कार्ड होल्डर व्यक्ति, ऐसे सभी PIO कार्ड होल्डर व्यक्ति जिनके पास PIO कार्ड है और वो ऐसे देश के व्यक्ति हैं
जो देश अपने देश की नागरिकता तो देता ही देता है, परंतु किसी अन्य देश की नागरिकता लेने से मना नहीं करेगा। जैसे अमेरिका का कोई भी व्यक्ति चाहे तो भारत की नागरिकता ले सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अमेरिका को इसमें कोई दिक्कत नहीं है, भारत को है, हमें उससे मतलब नहीं। अगर मान के चलो तुम मेरे यहाँ जीके पढ़ रहे हो, परंतु तुम मैथ्स किसी अलग क्लास में जाके लगा रहे हो, तो मेरे को क्या आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं, जाओ जिसको जहां समझ में आ रहा पढ़ लो। तो ऐसे वो सभी कोचिंग क्लास जिनको कोई दिक्कत नहीं है कि भैया तुम हमारे यहाँ जीके पढ़ रहे हो, तुम मैथ्स कहीं और भी पढ़ रहे हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं, या तुम मैथ्स मेरे यहाँ पढ़ रहे हो जीके कहीं और पढ़ रहे हो तो हमको कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें कोई आपसी दिक्कत वाली बात नहीं थी। परंतु अगर ऐसा कोई फंडा रहता कि मेरे यहाँ पढ़ने वाला प्रत्येक स्टूडेंट किसी अन्य कोचिंग में एडमिशन ही नहीं ले सकता, तो वो दिक्कत वाली बात थी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कोई व्यक्ति मान के चलो भारत का नागरिक अभी नहीं है, मान के चलो वो अमेरिका का नागरिक है, और अमेरिका को दिक्कत नहीं है कि भैया मेरा नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता ले ले, उसे कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए बनाया गया था OCI कार्ड। OCI कार्ड में केवल एक ही बात है कि वे सभी देश के नागरिक जो भारत के नागरिक नहीं है, किसी अन्य देश के नागरिक हैं, परंतु वो देश दो नागरिकता देने के लिए तैयार है, ऐसे सभी व्यक्ति को हम क्या कर सकते हैं? OCI कार्ड दे सकते हैं। अब इसको उदाहरण के माध्यम से समझो। मैं अमेरिका का नागरिक हूं और मैं यहां पे PIO कार्ड के माध्यम से 15 वर्ष तक रह भी रहा हूं। 15 वर्षों तक रहने के बाद मुझे ये लगा कि मुझे भारत की नागरिकता क्या ले लेना चाहिए? नागरिकता ले लेना चाहिए। परंतु मैं ये जानता हूं कि अमेरिका की नागरिकता छोड़ने पर मेरा बिजनेस का बहुत बड़ा नुकसान है, तो मुझे दिक्कत होगी। अगर मैं अमेरिका की नागरिकता छोड़ूंगा तो सीधी सी बात है कि अमेरिका से मिलने वाली सारी सुविधाएं मेरी खत्म हो जाएगी। तो मैं वो नागरिकता भी लेना चाहता हूं और ये नागरिकता भी लेना चाहता हूं। कुल मिला के क्या आ रहा है प्रावधान? दोहरी नागरिकता का प्रावधान आ रहा है। तो OCI कार्ड को ही कहा जाता है दोहरी नागरिकता। हमारे भारत के किस अनुच्छेद में दोहरी नागरिकता को प्रतिबंधित किया गया है? 8 में? 9 में दोहरी नागरिकता। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 9 कहता है कि भारत के किसी भी व्यक्ति को हम दोहरी नागरिकता नहीं दे सकते, परंतु उसमें एक अपवाद है, और वो अपवाद है आपका कौन सा कार्ड? OCI कार्ड। OCI कार्ड उन्हीं लोगों को दिया जा सकता है जो किसी ऐसे देश से संबंधित हैं जो देश दो नागरिकता देने के लिए तैयार है, परंतु केवल और केवल 2 देशों को छोड़ दिया गया है। इसमें एक छोड़ दिया गया है पाकिस्तान, एक छोड़ दिया गया है बांग्लादेश। कुल मिला के ये पाकिस्तान को ही छोड़ा गया है, बाकी इनको दे सकते हैं। परंतु अगर ये अफगानिस्तान दोहरी नागरिकता नहीं देता तो नहीं मिलेगी, चाइना नहीं देगा तो नहीं मिलेगी, श्रीलंका नहीं देता तो नहीं मिलेगी। अब जैसे अमेरिका हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, स्विट्जरलैंड का कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है और उसको वहां की छोड़ना भी नहीं पड़ेगा, दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु हम अगर किसी देश की नागरिकता लेंगे तो ऑटोमेटिकली अपनी नागरिकता यहाँ पे क्या हो जाएगी? खत्म। तो हम दोहरी नागरिकता नहीं देते, हम नहीं देते, हमारे भारत के नागरिक को दोहरी नागरिकता नहीं देते, परंतु वो तो दे रहे हैं, तो उस आधार पे उनको दोहरी नागरिकता मिल रही है। और भारत में उसके लिए क्या लेना पड़ेगा? आपको OCI कार्ड लेना पड़ेगा। ठीक है, चलो लिख लो। OCI मतलब भारत के सीमा पारीय नागरिक। इसमें लिखेंगे यह कार्ड सभी देश में रह रहे व्यक्तियों के लिए है जो भारतीय मूल के हैं और उन्हें विदेशी नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। यह कानून
उन देश में रह रहे भारतीय मूल के लोगों के लिए है, उन देश में रह रहे भारतीय मूल के लोगों के लिए है, जिन देशों में स्थानीय कानून के अनुसार, जिन देशों में स्थानीय कानून के अनुसार दोहरी नागरिकता प्रदान करने की व्यवस्था है, दोहरी नागरिकता प्रदान करने की व्यवस्था है। परंतु पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के नागरिकों को ओसीआई की श्रेणी से बाहर रखा गया है। इस प्रकार की नागरिकता को दोहरी नागरिकता कहा गया है। स्टार मार्क कर लेंगे। और अब आप जानते हो, चूंकि हमें संशोधन करना पड़ रहा है, संशोधन करेंगे कि नहीं करेंगे? तो संशोधन करने के लिए हमारे पास संविधान में तो संशोधन नहीं करना है, अधिनियम के माध्यम से मिलती है नागरिकता। इसीलिए 2005 में क्या किया अपन ने? संशोधन किए थे। तो लिख लेंगे इसी में, इसी प्रावधान को जोड़ने के लिए 2005 में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 पेश किया गया। ठीक है। 2005 के बाद एक और छोटा सा संविधान नागरिकता संशोधन अधिनियम आया था 2015 में भी, ठीक है। इसके बाद 2019 में भी। 2015 का ज़्यादा वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जरा सा प्रावधान था और इन्हीं लोगों को लेके आया था, वो विदेशी नागरिकों को लेके आया था। क्या आया था देखेंगे। 2 मार्च वर्ष 2015 की बात है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 लेके आए और उसमें इन्होंने कह दिया कि भैया भारत में अब हम हर व्यक्ति को क्या देंगे? ओसीआई कार्ड देंगे बजाय पीआईओ के। कहने का मतलब जिन व्यक्तियों के पास पीआईओ कार्ड है वो 2 मार्च 2015 से क्या कहलाएंगे? अब ओसीआई कार्ड कहलाएंगे। भारत में 3 प्रकार की व्यवस्था चलती थी, एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई। परंतु 2015 के बाद में क्या किया गया? पीआईओ और ओसीआई कार्ड को मिला के एक ही कार्ड बना दिया गया, जिसे कहा गया है ओसीआई कार्ड होल्डर। अब भारत में केवल एक ही कार्ड चलता है, ओसीआई कार्ड। पीआईओ भी खत्म हो गया, एनआरआई तो एक अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो पीआईओ और ओसीआई दोनों को मिला के हमने क्या बना दिया? 2015 में एक ही कार्ड बना दिया, ओसीआई कार्ड होल्डर। जो भी व्यक्ति पीआईओ वाले थे उसी तत्कालीन डेट से अब वो कौन से कार्ड होल्डर हो जाएंगे? वो ओसीआई कार्ड होल्डर हो जाएंगे। सारी की सारी व्यवस्थाएं उनको क्या मिल जाएगी? ये मिल जाएगी। अब जब ये प्रावधान करना था तो इसके लिए इन्होंने क्या किया? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 में लेके आए, इस कारण से लेके आए थे। बस इतनी सी कोई बात थी। इसको लिख लीजिए नोट करके। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 में पीआईओ और ओसीआई कार्ड का विलय कर दिया गया। और केवल
OCI कार्ड होल्डर जारी किया गया, OCI कार्ड होल्डर जारी किया गया। जिसमें यह व्यवस्था की गई कि 2 मार्च 2015 से वे सभी व्यक्ति जो PIO कार्ड होल्डर हैं, जो PIO कार्ड होल्डर है, OCI कार्ड होल्डर व्यक्ति माने जाएंगे। परंतु पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर। ठीक, तो ये है विदेशी नागरिकों को लेकर संबंधित प्रावधान। अब एक हेडिंग और डाल लीजिए, OCI कार्ड होल्डर व्यक्ति के भारत में क्या क्या अधिकार होंगे, क्या उन्हें हर व्यक्ति के जैसे अधिकार होंगे, भारतीय नागरिक के जैसे अधिकार होंगे, क्या कुछ कटौती होगी, क्या कुछ संशोधन होगा, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, ये भी आपको पता रहना चाहिए। और यहीं से आपसे इंटरव्यू में पूछेंगे, मेंस में पूछेंगे। चलो एक और सोचो, तुम गए अमेरिका, वहाँ पे तुम 6-8 दिन रहे, वहाँ पे 6-8 दिन रहने के बाद तुमने वहाँ पे नॉर्मल लोगों से दोस्ती करे। अब दोस्ती करने के बाद अचानक से तुमको वहाँ पे, जैसे तुम गए अभी जीत गए, ठीक है, तुम 6-7 दिन USA में रहे, USA में रहने के बाद तुम वहाँ के लोकल लोगों से तुमने थोड़ी बहुत दोस्ती यारी कर ली है। अचानक से तुम देखते हो कि तुम्हारा मित्र योगेश तुमको वहाँ पे मिल जाए, अब तुम कहाँ जाओगे? जाओगे ना। क्या है ये दोस्ती नहीं है, ये है सिक्योरिटी, ये है फीलिंग। एक्चुअल में देखा जाए तो क्या है, ये फीलिंग है। कितना ही कुछ कर ले, अपना अपना होता है, पराया पराया ही होता है, चाहे आप कितना ही कुछ कर लो। तो ये समस्या तो थी इन लोगों को भी लेके, क्योंकि कोई व्यक्ति बाहर का आ रहा है, अपन भले ही नहीं कह सकते कि भैया वो अच्छा व्यक्ति है, हम तो कह रहे हैं, परंतु कोई गारंटी नहीं कि आगे चल के वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा। इसलिए कुछ सीमाएं अपन ने क्या कर दी, इनके लिए बना के रखें कि भैया अगर आप बाहर के हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, भारत में भी रहो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, खाओ पियो मौज मस्ती करो, परंतु कुछ चीज़ें आप नहीं कर सकते। जैसे भारत में आर्टिकल 16 आपने देखा है, जो कहता है लोक नियोजन में सबको क्या मिलेगी, समानता, परंतु नहीं मिलेगी तो किनको, इनको OCIयों को नौकरी नहीं मिलेगी, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। ठीक, मतलब आर्टिकल 16 इनके लिए लागू नहीं होगा। दूसरा, ना तो ये लोकसभा का चुनाव लड़ सकते, ना तो ये विधानसभा का लड़ सकते, ना तो राज्यसभा का लड़ सकते, ना ही विधान परिषद का लड़ सकते, ना तो ये राष्ट्रपति बन सकते, ना तो उपराष्ट्रपति बन सकते, ना ही सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते, तो ना ही हाई कोर्ट के जज बन सकते। ठीक है, तो कुल मिला के जो बड़ी बड़ी पद थे, जितने भी बड़े बड़े पद थे, तो देखो अगर कोई व्यक्ति नेता ही नहीं बनेगा तो उनका पूरा समुदाय कैसे चलेगा, पॉसिबल ही नहीं है। कोई व्यक्ति अगर जज बन जाएगा, इनके स्तर का तो हो सकता है दिक्कत होगी, हालांकि ऐसा होता नहीं है। देखा जाए तो कोई व्यक्ति अगर सुप्रीम कोर्ट का जज बनता है तो वो दुनियादारी को छोड़ के ही डिसीजन देता है, ये बात तय है। राष्ट्रपति बन जाए, उपराष्ट्रपति बन जाए तो देश को बेच दिए तो क्या कर सकते हो भाई, पद मिल जाएगा तो दिक्कत हो सकती है। इसीलिए नौकरी इसलिए नहीं दिए गए क्योंकि तुम दूसरे देश में अपने डॉक्यूमेंट्स को क्या कर सकते हो, साझा कर सकते हो, इसलिए दिक्कत वाली बात थी। तो इनके लिए ये सारे के सारे प्रावधान क्या कर दिए गए, मना कर दिए गए। इन अधिकारों को छोड़कर बाकी सभी अधिकार इनको प्राप्त किए गए हैं। मतलब लोक नियोजन में समानता नहीं मिलेगी इनको, मतलब सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद में ये चुनाव नहीं लड़ सकते, ना तो ये राष्ट्रपति बन सकते हैं, ना ही ये उपराष्ट्रपति बन सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं बन सकते और हाई कोर्ट के जज नहीं बन सकते। बाकी कोचिंग क्लास खोल के पढ़ा जरूर सकते हैं। ठीक, चलो लिख लो। तुमको पता नहीं है मेरा मूल है कनाडा का, इसलिए उनको नौकरी निकाल दिए। लिखो क्या लिख रहे थे, हाँ, OCI कार्ड होल्डर व्यक्तियों को प्राप्त अधिकार, है ना, लिखेंगे। इन व्यक्तियों को वे सभी अधिकार प्राप्त होंगे
जो केंद्र सरकार निर्धारित करेगी। नंबर पहला पॉइंट में लिख लीजिए, इन सभी व्यक्तियों को वे सभी अधिकार प्राप्त होंगे जो केंद्र सरकार निर्धारित करेगी, जिनमें से कुछ अधिकार जो प्राप्त नहीं होंगे वे इस प्रकार हैं। वे इस प्रकार है, जो नहीं प्राप्त हैं वो पता रहेंगे तो सब पता लिख लीजिए। लोक नियोजन में समानता की संभावना नहीं है। लोक नियोजन को कई बार पेपर में सार्वजनिक रोजगार के नाम से भी देगा, है ना। लोक नियोजन में समानता की संभावना नहीं मिलेगी या नहीं होगी। नंबर दूसरा, पंजीकृत मतदाता के रूप में अधिकार नहीं होंगे। पंजीकृत मतदाता के रूप में अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, कोई व्यक्ति लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा कभी भी चुनाव लड़ना चाहे तो सबसे पहला प्रावधान क्या है उसके लिए? सबसे पहले वो खुद मतदाता होना चाहिए। अगर वो भले ही बाहर का व्यक्ति है परंतु मतदाता सूची में आ गया, एनआरआई है ना, एनआरआई है कि नहीं है, एनआरआई अगर मतदाता सूची में आ जाएगा तो पॉसिबल हो सकता है आगे चल के प्रावधान कर सकते हैं। परंतु अगर मान के चलो कोई व्यक्ति मतदाता सूची में ही नहीं है तो वो कैसे लड़ेगा चुनाव? पॉसिबल ही नहीं है। तो ये मतदाता सूची में थोड़ी आएंगे, ये ओसीआई वाले मतदाता सूची में नहीं है। एनआरआई मतदाता सूची में तो है परंतु चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि ये रह ही बाहर रहे हैं, इसलिए इनको लिए चुनाव नहीं लड़ने देंगे। ठीक, तो पंजीकृत मतदाता सूची में मतलब जो अधिकार होंगे वो नहीं मिलेंगे। इस आधार पर लोकसभा, विधानसभा, के चुनाव लड़ने से प्रतिषेध होंगे। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति नहीं बन सकते। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश नहीं बन सकते। ठीक है, तो ये थे आपके कार्ड होल्डर विदेशी व्यक्तियों के बारे में जानकारी पूरी। आप कुछ कहो ना कहो, ये चीज़ें आपके नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी थी, पहली बात, ताकि आप कभी भी एक बड़े पद में जाएंगे तो आपको पता रहना चाहिए छोटी छोटी बातें। पेपर में टेस्ट सीरीज में इनसे बहुत भरपूर सवाल दिए हैं, क्योंकि ये टॉपिक अच्छे खासे हैं। पीसीएस के पास सवाल बचे नहीं हैं। अब वो बार बार आपसे डेट नहीं पूछेगा, कि बार बार ये भी नहीं पूछेगा कि संविधान का संरक्षक कौन है, ये थोड़ी पूछेंगे। कुछ नए टॉपिक जुड़े हैं। नागरिकता को उन्होंने बराबर लिख के रखा हुआ है, तो नागरिकता से जितने सवाल हो सकते हैं सारे कर लेंगे। ठीक है ना, इसका पूरा रिवीजन कर लो। आज नागरिकता आपका पूरा खत्म हो गया है।